हेलो, गुड आफ्टरनून ट्रेनी। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो इस दौरान हमारी संस्था ने ऑनलाइन क्लास चलाने की पहल की है। तो उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में अलजेब्रा के बारे में बताया था, अलजेब्रिक फार्मूलों के बारे में बताया था। अब अपना नया टॉपिक आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। बीजगणितीय समीकरण। बीजगणितीय समीकरण वो होती हैं जिनके दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। समीकरण का अर्थ यही होता है कि उसके दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होना चाहिए? राइट हैंड साइड के, तभी वो समीकरण कहलाती है, अन्यथा वो समीकरण नहीं है। समीकरण की सहायता से हम किसी भी अज्ञात पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो अज्ञात पद है तो उनके लिए दो समीकरणों की आवश्यकता है, तीन अज्ञात पद है तो तीन समीकरणों की आवश्यकता है, और एक अज्ञात पद है तो उसके लिए एक समीकरण की आवश्यकता है। तो समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से समीकरणों को हमने तीन प्रकारों में विभाजित किया है। पहली समीकरण है सरल समीकरण। कौन सी समीकरण है? सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसमें केवल और केवल एक ही अज्ञात पद होता है। अज्ञात पद का मतलब क्या है? जिसका मान कुछ भी हो सकता है, x, y, z। अज्ञात पद के रूप में आपके अल्फ़ाबेटिक होंगे समीकरण में, x, y, z या ABCD कुछ भी, तो उसका मान ज्ञात हम समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। तो क्या है सरल समीकरण? जैसी समीकरण जिसमें अज्ञात पद एक हो और उसका मान भी एक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम 5x + 3 = 5। ये कोई समीकरण है जिसमें 5x + 3 = 5 है। ये दोनों पक्ष, ये LHS पक्ष कहलाता है और ये राइट हैंड पक्ष कहलाता है, राइट हैंड साइड। ये दोनों साइडें जब आपस में बराबर है तभी हम इसको समीकरण मान सकते हैं। इसमें जो अज्ञात पद है वो है x। ये क्या है? एक अज्ञात पद है। इसका मान इस समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, जब हम इस समीकरण को लिखते हैं 5x + 3 = 5, तो हमारा 5x बराबर आता है पक्षांतरण के नियम से। पक्षांतरण के नियम से हम अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, 5 - 3, तो 5x बराबर आ जाता है 2, तो x बराबर आ जाता है 2/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो आई है x का मान, ये इस समीकरण को संतुष्ट करती है। मतलब अगर इस x के मान को हम इस समीकरण में रखते हैं तो ये मान रखने पर इसका LHS पक्ष RHS पक्ष के बराबर आता है। देखिए कैसे रख के देख सकते हैं हम। x का मान कितना है? 2/5 + 3 = 5। ये राइट हैंड साइड है। 5 से 5 कट गया, 2 + 3 बचा, तो क्या आ गया? 5 = 5। तो इसका मतलब जो हमारा अज्ञात पद का मान 2/5 आया है वो बिल्कुल सही है। ये सरल समीकरण होती है। सरल समीकरण में समीकरण को हल करने में दो तीन चीज़ों की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पक्षांतरण का नियम, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणनखंड, वज्र गुणा। ये दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पक्षांतरण का नियम क्या है? पक्षांतरण का नियम ये है कि जब हम LHS पक्ष से किसी चीज़ को राइट हैंड साइड में लाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो उसके साथ में जो चिन्ह होता है वो बदल दिया जाता है। अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस बन जाता है, माइनस का चिन्ह है तो वो प्लस बन जाता है। किधर भी हम लाएँ, चाहे LHS से RHS की तरफ लाएँ या RHS से LHS की तरफ लाएँ किसी भी चीज़ को, तो उसका चिन्ह जो होता है वो बदल दिया जाता है। ये पक्षांतरण का नियम कहलाता है।
इसकी सहायता से हम समीकरण को हल करते हैं। दूसरा है वज्र गुणा। जब समीकरण इस प्रकार की हो 5x + 3 बटे 4 बराबर x - 1 बटे 2, इस प्रकार की समीकरण हो तो इसको हल करने के लिए हमें वज्र गुणा के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं इसमें वज्र गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये दो जो है इसके अंश से गुणा होगा और ये जो 4 है हर है इसका इसके अंश से गुणा होगा। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन चलता है। इसको हम इसका आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणा 5x + 3 बराबर 4 गुणा x - 1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में गुणा की क्रिया करेंगे, 10x + 6 बराबर 4x - 4। ये समीकरण इस प्रकार आ गई। अब अज्ञात पदों को एक तरफ और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ पक्षांतरण करने पर अज्ञात पद एक तरफ आ जाएंगे। 10x - 4x बराबर, ये प्लस का 6 इधर जाएगा, -4 - 6। 10x में से 4x गए तो कितने बचे, 6x बराबर -4 और -6 -10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -10 बटे 6। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 200 का 8 -5 बटे 3। तो ये x की वैल्यू आ गई -5 बटे 3। ये समीकरण को संतुष्ट भी करेगी। अगर इसमें हम x का मान 5 बटे 3 रखते हैं, -5 बटे 3, तो दोनों पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये होती है सरल समीकरण, जिसमें अज्ञात पद एक ही होता है और उसका मान भी एक ही निकलता है। इसको कहते हैं हम सरल समीकरण। ठीक है। तो सरल समीकरण को हल करने का एक ही तरीका है, पक्षांतरण नियम, वज्रगुणन नियम। सवाल बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। अब बात आती है दूसरी समीकरण की। दूसरी समीकरण होती है अपनी द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, इसको इंग्लिश में कई बार पूछ लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या होती है, पहले सुन लीजिए। द्विघात समीकरण वो समीकरण होती हैं जिसमें अज्ञात पद तो एक ही होता है, लेकिन उस अज्ञात पद के दो मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 2 वैल्यू होती हैं उसकी 2 वैल्यू होती हैं। क्योंकि नाम से पता लग रहा है द्विघात, जो अज्ञात पद होता है उसकी घात क्या होती है, इसमें 2 होती हैं, तो उसके मान भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। अज्ञात पद तो एक ही होता है लेकिन उसके मान 2 होते हैं, घात 2 होने के कारण। तो वो कैसी समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जब हम लिखते हैं, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। ax² + bx + c बराबर 0। इस तरह से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है ये। ax² + bx + c बराबर 0। x² का गुणांक, a क्या है यहाँ पर, x² का गुणांक। b क्या है यहाँ पर, x का गुणांक। और c क्या है यहाँ पर, अचर पद। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है ax² + bx + c बराबर 0। अब द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड विधि में जैसे हमारी समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0। तो ax² + bx + c बराबर 0 में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ax² को c से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास में ax² c
ये गुणनफल आ जाता है। क्या आ जाता है? ax² c, ये गुणनफल आ जाता है। अब ये प्लस प्लस के हैं दोनों में चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह है इसके साथ में। अब फिर हम इस प्लस bx के ऐसे दो टुकड़े करते हैं, प्लस bx के दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका योग व अंतर, योग या अंतर bx प्लस bx के बराबर हो और उनका गुणनफल प्लस ac(x²) के बराबर हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गुणनखंड विधि में। क्या हो कि उनका गुणनफल bx के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग है, जोड़ और घटाव तो किसके बराबर हो? प्लस bx के, और उनका गुणनफल किसके बराबर हो? प्लस ac(x²) के। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो समीकरण लिखता हूँ मैं 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये मैंने समीकरण लिखी 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पर अचर पद और इस 2x² का गुणनफल कितना आता है? 3 दूनी 6x² प्लस का 6x²। अब हम प्लस के 5x के दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका योग व अंतर तो किसके बराबर हो? प्लस 5x के, और उनका गुणनफल किसके बराबर हो? प्लस 6x² के। तो ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे? 2x² प्लस 2x प्लस 3x। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो प्लस 5x के बराबर, और गुणा करेंगे तो 6x² के बराबर आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दो के समूह बनाएंगे हम, एक पहला समूह और ये दूसरा समूह। इन दोनों समूहों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन, 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर 2 तो कॉमन आ गया, ये x² है, इसमें से x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x प्लस यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। ये चीज़ बचेगी। इसी प्रकार से हम यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं? प्लस का 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ प्लस का निशान, यहाँ क्या बच गया? 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 1। इस पूरे उसमें क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 1 और 2x प्लस 3 बराबर 0। यदि हम x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आता है? -1। और यदि हम 2x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान क्या आता है? 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इसमें अज्ञात पद तो एक ही होता है दिज्ञात समीकरण में, लेकिन उसके मान दो अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। x का मान -1 और x का मान -3/2। ये दोनों मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब LHS पक्ष RHS पक्ष के बराबर होता है। अगर x का मान हम -1 रखते हैं समीकरण में, तो भी ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर -3/2 रखते हैं तो भी ये मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से दिज्ञात समीकरण होती है। जैसे एक सवाल और देखते हैं हम गुणनखंड विधि से। x² माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0। देखिए समीकरण में यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब इसका गुणांक क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और अचर पद क्या है? 8। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया? 8x²। किसका? प्लस का। अब ये देखिए कि -5x के आप कितने टुकड़े कर सकते हो? 2 टुकड़े कर सकते हैं, जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए? 8x², और सॉरी इसको अपन 24 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 24। तो a और c का गुणनफल कितना हो गया? प्लस के 24x²। अब -5x के दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका गुणनफल प्लस 24x² हो
और जिनका योग व अंतर क्या हो -5x के बराबर। तो ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे, तो हम इसको भी देख सकते हैं, +24 है, इसके गुणनखंड देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 12 गुणा 2, ठीक है, एक 8 गुणा 3, एक 4 गुणा 6। तो अब आप देखिए कि इनमें कौन सा गुणनखंड सेट हो रहा है जिससे हमारे पास में -5x आ जाए। 8 गुणा 3 वाला, 8 3 24 हो रहा है। अगर हम माइनस का 8 यहाँ लेते हैं और प्लस का 3 लेते हैं तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाता है, योग इसका करते हैं। तो कौन सा गुणनखंड होगा, माइनस का 8x और प्लस का 3x प्लस 24 बराबर 0। ये हमारी समीकरण के गुणनखंड होंगे। अब इसके साथ दो के समूह बनाकर हम कॉमन ले सकते हैं। इधर x, यहाँ बच गया x माइनस 8, इधर +3 कॉमन लिया, इधर बच गया x और 3 8 24, ये भी x + 8। इधर जो सॉरी ये चिन्ह चेंज कर लेना, माइनस का चिन्ह कर लेना इसको। x² - 5x - 24 बराबर 0, ये हमारी समीकरण है जिसमें हमने -5x के दो टुकड़े करे, -8x और +3x, जिनका गुणनफल किसके बराबर है, -24x² के, और जिनका अंतर किसके बराबर है, -5x के। अब इधर कॉमन आया हमारा x, यहाँ बच गया x माइनस, इधर बच गया 8, +3 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x और यहाँ -3 8 24। इधर जो कॉमन लेने के बाद बचा है दूसरे समूह में भी वही कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए, ये नियम होता है। अब इसमें पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x - 8 और क्या बच गया, x + 3 बराबर 0। यदि हम x - 8 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाता है, 8। और यदि हम x + 3 बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -3। तो ये दो वैल्यू आती हैं x की जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। ये है गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से जो सवाल हल नहीं होते हैं उनको फिर हम दूसरी विधि से सरल करते हैं, और उस दूसरी विधि का नाम है धनाचार्य विधि। क्या है, धनाचार्य विधि। धनाचार्य विधि से हम उन्हीं सवालों को हल करेंगे जो गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकते। जो सवाल गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकते उन्हें हम धनाचार्य विधि से हल करेंगे। तो देखिए धनाचार्य विधि क्या है, दूसरी विधि है धनाचार्य विधि। धनाचार्य विधि में फार्मूला काम आता है। ये गणितज्ञ हुए हैं धनाचार्य जिन्होंने अपना फार्मूला बनाया समीकरण, विज्ञात समीकरण के लिए x² + bx = c बराबर 0 हो तो हम x का मान इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है। इस फार्मूले के जरिए हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको b a c का मान पता ही है क्या है, यहाँ पर a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक। इन गुणांकों को हमें चिन्ह सहित लेना है। कैसे लेना है, चिन्ह सहित। और c क्या है, अचर पद, समीकरण का अचर पद। तो जो गुणनखंड विधि से सवाल हल नहीं होते हैं, विज्ञात समीकरण हल नहीं होती है, उसे हम धनाचार्य विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए सवाल देखते हैं हम। ये फार्मूला है इसका, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है। फार्मूले को याद रखिए, ये धनाचार्य विधि का फार्मूला है। देखिए सवाल देखिए, इससे संबंधित एक सवाल देते हैं, हम समझते हैं एग्जाम्पल से। x² - 2x
2x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारे पास में प्लस 2 बराबर 0, ये कोई समीकरण है मान लो हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े नहीं हो सकते जिनका गुणनफल किसके बराबर हो, 2x स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो, 2x के हो, और जिनका योग में अंतर क्या हो, चलो ये तो गुणनखंड विधि से हो जाएगा। देखिए इसके तो गुणनखंड विधि से हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, ये दो टुकड़े हो गए 2x के और प्लस 2। नहीं, ये नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो रहा है ये गुणनखंड विधि से। अभी जो दो हैं इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 1 गुणा 2। अब 1 गुणा 2 में हमारा माइनस 2x नहीं आ सकता। इसको अगर प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं तो माइनस 1 बचता है, प्लस 1 बचता है यहाँ, लेकिन माइनस 2x आना है। इन दोनों को माइनस माइनस लेते हैं तो माइनस के 3 आते हैं, लेकिन हमारे को लाना है माइनस का 2। इन दोनों को प्लस प्लस लेते हैं, जब भी प्लस 3 आता है तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें श्री धनाचार्य विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा श्री धनाचार्य विधि का प्रयोग करने पर, श्री धनाचार्य विधि का प्रयोग करने पर। तो श्री धनाचार्य विधि का प्रयोग करने में सीधा डायरेक्ट अपन फार्मूला लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर b क्या है, ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। a का मान कितना है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ पर 1, b का मान क्या है माइनस 2, क्योंकि मैंने लिखा था चिन्ह सहित लेना है अपन को मान। c का मान क्या है प्लस 2। तो अब ये मान अपन वहाँ रख देंगे सूत्र में, x बराबर b की जगह रखेंगे माइनस 2, माइनस पहले से ही है, और लिखेंगे माइनस 2, ये b का मान है। फिर लिखेंगे अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान प्लस का 2 अपॉन 2a। a का मान कितना आ गया 1, 2 गुणा 1। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर। किसी भी राशि जिसकी माइनस की अगर राशि है, अगर उसका हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका मान वर्ग क्या आता है, प्लस में आता है। माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 4, और माइनस 4 दूनी 8, माइनस के 8 अपॉन 2 गुना 1 2। तो एक्स बराबर आ गया अपना 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में माइनस 4 है, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट माइनस 1, ये सम्मिश्र संख्या में अंडर रूट माइनस 1 का मान होता है आइटा। इसको हम आइटा से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। ये आपके लिए नई चीज़ है आइटा। आइटा ग्रीक भाषा का अक्षर है जो कि सम्मिश्र बीजगणित में, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में काम आता है। तो उसमें जो अंडर रूट माइनस 1 होता है उसका मान क्या होता है, आइटा होता है। तो जैसे ये अंडर रूट माइनस 4 है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 गुणा 4 अपॉन 2। तो इसका मान तो आइटा हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का, और अंडर रूट 4 का मान क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बराबर वहाँ से 2 प्लस माइनस 2 आइटा अपॉन 2। तो देखिए इनके बीच में प्लस माइनस है, तो इसका मान क्या है, x का 2 मान है। एक बार प्लस लेते हैं, 2 प्लस 2 आइटा बटा 2, ये लेते हैं तो x का मान क्या आता है, 2 कॉमन लेके 1 प्लस आइटा अपॉन 2। तो x का मान क्या आ गया 1 प्लस आइटा, क्या आ गया 1 प्लस आइटा। इसी प्रकार माइनस लेते हैं तो x का मान क्या आ जाता है, x बराबर 2 प्लस माइनस 2 आइटा अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई, अगर माइनस लिया तो हम नीचे 2 कॉमन आ गया 1 माइनस आइटा बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस आइटा। x के दो मान आ गए, एक मान आ गया 1 प्लस आइटा और दूसरा मान आ गया 1 माइनस आइटा।
आईटा कहाँ से आया है मैंने आपको बता दिया है। आईटा का मान कितना होता है, √-1। √-1 की फॉर्म में अगर चीज़ है तो उसको हम आईटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आईटा लिख सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि बीजगणित में जो सवाल गुणनखंड विधि से हल नहीं होते हैं, जो समीकरण गुणनखंड विधि से सरल नहीं होती है, उनको हम श्री धनाचार्य विधि से सरल कर सकते हैं। ये ऐसे समीकरण है जिसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो इस फार्मूले से हमने इसके दो मान निकाल लिए, 1 + आईटा और 1 - आईटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों समीकरणों को, सरल समीकरण और दिग्यात समीकरण की हमने बात करी। इसके बाद तीसरी समीकरण आती है, हमारे पास में तीसरी प्रकार की समीकरण आती है युगपत समीकरण। कौन सी समीकरण आती है, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण वो समीकरण होती हैं जिनमें अज्ञात पद 2 या 2 से अधिक होते हैं। युगपत समीकरण कौन समीकरण है, युगपत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। युगपत समीकरण वो समीकरण होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अज्ञात पद होते हैं, और जितने अज्ञात पद होते हैं उतनी ही समीकरण होती हैं उनको मान ज्ञात करने के लिए उन अज्ञात पद। जैसे 2 अज्ञात पद हैं, आपके जितना स्टैंडर्ड है वहाँ पर ज़्यादातर 2 अज्ञात पदों का ही मान ज्ञात करवाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे हम देखते हैं, इसको युगपत समीकरण को हल करने की भी 2 विधि हैं। एक विधि कहलाती है पुनर्स्थापित विधि, पुनर्स्थापन विधि, और दूसरी विधि कहलाती है गुणांकों को बराबर करके। गुणांक बराबर करके। तो पुनर्स्थापन विधि में क्या करते हैं और गुणांक बराबर विधि में क्या करते हैं, तो हम एक ही एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई समीकरण है हमारे पास में 2x + 3y = 5 और h + 2y = 2। ये 2 समीकरण है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब पहली है पुनर्स्थापन विधि। पुनर्स्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात पद का मान निकाल लेते हैं। जैसे मैं समीकरण 1 लेता हूँ, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण लिखूँगा 2x + 3y = 5, या 2x बराबर, इसका पक्षांतरण करूँगा इधर तो आ जाएगा 5 - 3y, या x = 5 - 3y/2। ये x की वैल्यू आ गई। इस x के मान को मुझे समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 1 में नहीं रखना है, क्योंकि जिस समीकरण से अपन ने मान निकाला है x का या y का, किसी भी अज्ञात पद का, उस मान को दूसरी समीकरण में रखना है, उसी में नहीं रखना है। तो दूसरी समीकरण में जब मैं इस मान को रखूँगा तो हमारे पास में y का मान आ जाएगा। x का मान रखेंगे तो y का आ जाएगा, y का रखेंगे तो x का आ जाएगा। तो इस मान को मैं समीकरण 2 में रखता हूँ। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। समीकरण 2 क्या है, पहले तो वो लिख लीजिए, x + 2y = 2। x की जगह क्या लिखेंगे हम, जो मान है 5 - 3y/2 + 2y = 2। अब देखिए ये सरल समीकरण बन गई एक तरह की। इसको सरल समीकरण की सहायता से हम हल कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 5 - 3y, 2 लघुत्तम ले लिया, प्लस का निशान, 2 एकम 2, 2 दूनी 4y = 2। अब हम बची गुणा कर लेंगे, 5 - 3y + 4y
बराबर 4, 2 गुणा 4 वज गुणा करने पर लिख देंगे, वज गुणा करने पर। देखिए 5 को इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, -3y + 4y क्या बचा y, और 4 - 5 बराबर क्या बचा y बराबर -1। ये y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में 1, 2 या ये 3 किसी भी समीकरण में रख के x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं x की। जैसे मैं 3 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसमें रखने पर 3 में रखने पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 5 - 3, y का मान कितना है -1/2। गुणा कर लीजिए, x बराबर 5 माइनस प्लस 3 एकम 3/2। ठीक है, तो क्या आ गया 5 और 3 8/2। x का मान कितना आ गया 4, 8 2 8 2 चौके 8, x बराबर क्या आ गया 4। ये x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। तो ये दोनों मान अगर हम किसी भी समीकरण में रखें तो ये समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। LHS पक्ष क्या आता है, RHS पक्ष के बराबर आता है। तो ये पहली विधि हो गई पुनर्स्थापन विधि। पुनर्स्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक अज्ञात पद का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देते हैं और उसको हल करने पर एक अज्ञात पद का मान आ जाता है और उस अज्ञात पद को किसी भी समीकरण में रख के हल करके दूसरा अज्ञात पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो युगपत समीकरण वही होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अज्ञात पद होते हैं। तो जितने अज्ञात पद होंगे उतनी ही समीकरण होंगी उनको ज्ञात करने के लिए। तो आपके सिलेबस में इतना ही है कि 2 ही अज्ञात पदों की समीकरण है, कभी कभी 3 अज्ञात पद की भी आ जाती है तो 3 समीकरण दे के रखेगा। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है कि 2 ही अज्ञात पद हैं। ठीक है, तो ये होगी पहली विधि पुनर्स्थापन विधि। अब गुणांकों को बराबर करने पर दूसरी विधि आती है, गुणांकों को बराबर करने पर। उसको देखते हैं कैसे होती है। गुणांकों को बराबर करने पर क्या आता है, देखिए ये हमारी समीकरण है x + 2y = 2 और 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब गुणांकों को बराबर करने पर किसी भी एक अज्ञात पद को हमें बराबर करना है। एक अज्ञात पद के गुणांक को क्या करना है, इसमें बराबर करना है। इस समीकरण में 1 है x का गुणांक, इसमें 2 है। तो जितना आसान हो सके काम हम उतना करते हैं। तो हम करते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में नई समीकरण क्या निकल के आ जाती है। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2x + 4y = 4। ये समीकरण 3 हमारे पास निकल के आ जाती है। अब हमारे x का गुणांक दोनों समीकरणों में, समीकरण 2 और समीकरण 3 में बराबर हो चुका है। किसी भी एक अज्ञात पद का गुणांक हम बराबर कर सकते हैं, y का कर सकते हैं, x का कर सकते हैं। तो x का बराबर हो गया है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे। 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 थी हमारे पास में, और 2x + 4y = 4, ये समीकरण 3 थी। अब देखिए अज्ञात पद जो भी बराबर कराए हैं अचर पद को, किसी अज्ञात पद के अचर पद को हमने बराबर कराया है, उनके साथ जो चिन्ह है वो समान चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर। अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ने पर, और समान चिन्ह है तो घटाने पर। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो प्लस माइनस कट के क्या हो गया, ये कट गया। और ये माइनस माइनस कितने जोड़ के क्या हो गया, -7y, और ये क्या आ गया 0। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाती है, 0 - 7, 0/-7 = 0। तो y की वैल्यू तो आ जाती है 0। क्या आ जाती है 0। अब हमें निकालना है x का मान। अब y का मान 0 आया है तो x का मान क्या आएगा, किसी भी समीकरण में मान रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
जैसे हमने पुनर्स्थापन विधि में किया था, एक में रख देते हैं y का मान, तो x का मान क्या आ जाता है x प्लस 2y, y का मान क्या है 0 बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 थी हमारी। तो x बराबर ये 2 से 0 गुणा हो गया तो 0 आ गया बराबर 2, यानी x का मान क्या आ गया 2। तो इस 2 मान आ गया हमारे पास में, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 0। ये दोनों ही मान समीकरण 1 और 2 को दोनों ही संतुष्ट करेंगे। देखिए कैसे संतुष्ट करेंगे। x की जगह मैं 2 लिखता हूँ, प्लस पहली समीकरण क्या है हमारी x प्लस 2y बराबर 2। तो LHS पक्ष ले लेता हूँ मैं। LHS पक्ष में क्या है x प्लस 2y, x और y के मान रखते हैं। x का मान क्या है 2 प्लस y का मान क्या है 0। 2 गुणा 0 0 हो गया, 2 प्लस 0 बराबर क्या आ गया 2। यही हमारी राइट हैंड साइड है। इन्हीं मानों को हम समीकरण 2 में रख के देख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, बराबर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 गुणा 0 0, तो क्या आ गया आपके पास 4 माइनस 0 बराबर 4। यही हमारा राइट हैंड बॉक्स है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो x और y के मान निकले हैं वो दोनों क्या निकले हैं, सही निकले हैं। तो ये है दूसरी विधि गुणांकों को बराबर करके। गुणांकों को बराबर करने पर कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि दोनों ही समीकरणों को हमें गुणा करना पड़ सकता है किसी भी अलग अलग अंक से। लेकिन इसमें तो हमारे पास में एक ही समीकरण में को हमने गुणा किया। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि दोनों समीकरणों को किसी भी स्थिति से गुणा करना है। जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे इनकी, तब इस चीज़ को हम व्यापक रूप से आपको समझाएंगे। अभी आपको खाली इतना ही बताना था कि समीकरणें क्या होती हैं। 3 तरह की समीकरण पढ़ी, सिंपल समीकरण, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिमल्टेनियस इक्वेशन। 3 सरल समीकरण, युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के 2 तरीके हैं, इसी प्रकार से युगपत समीकरण को भी हल करने के 2 तरीके हैं। तो इनके तरीके आपको पता होना चाहिए और किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं वो पता होना चाहिए। ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप यस का जवाब दे सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें लिख के भेज सकते हैं। अगली वीडियो में मैं अलजेब्रा से संबंधित जो भी अपना पूरा अलजेब्रा से बीजगणित से संबंधित जो भी सवाल हैं वो मैं कराऊंगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। 3-4 वीडियो हैं अलजेब्रा की, 4 वीडियो, उनको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में आपको कुछ समझ नहीं आए तो इस लास्ट वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिए और आगे की वीडियो पर ध्यान दीजिए, जिसमें मैं आपको इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद अपनी अलजेब्रा समाप्त हो जाएगी। कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा क्वेश्चनों के, वो आपको हल करने पड़ेंगे घर पर अपने बैठकर। ठीक है, ओके, थैंक यू।